क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, दियारा भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। दियारा भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कद्दू वर्गीय। दियारा भूमि कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से संबंधित है और दियारा भूमि नदियों के किनारे का उपजाऊ क्षेत्र होता है जो अधिक प्रबल बाढ़े आने पर डूब जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण इनमें से कौन सा है। न्यून तापक्रम तथा उच्च आर्द्रता, एंजाइम खमीर जीवाणु तथा फफूंदी की क्रियाशीलता, न्यून तापक्रम तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, सुरक्षित वातावरण, भंडारण। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम खमीर जीवाणु तथा फफूंदी की क्रियाशीलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर, पेक्टिन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं। जेली कहते हैं, जैम कहते हैं, मार्मलेट कहते हैं, चटनी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैम कहते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा इनमें से। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वार अरहर परती गेहूं तिल अलसी बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं। पेरिस्पर्म कहते हैं, मनसांकुर या अधिमास कहते हैं, एंडोस्टोम्स कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस्पर्म कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, इंडोसल्फान है इनमें से क्या है। कीटनाशक है, खरपतवारनाशी है, हार्मोन है, उर्वरक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोसल्फान कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 7, 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी 1.157 के बराबर होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WP संक्षिप्त रूप है। तो किसका संक्षिप्त रूप है। जली लेई का है, वेटेबल लेई का है, वेटेबल चूर्ण का है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटेबल चूर्ण का है। WP बराबर वेटेबल पाउडर, यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी बीज रसायन के भार में वृद्धि करने के लिए मिलाया जाता है और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रयोग धूल के रूप में दिए जा रहे रसायनों में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसलों का अच्छा भंडारण कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फसलों का भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वे साफ सुथरी हों। सुनिश्चित करें कि फसलें ठीक सूख गई हैं। नीम की पत्तियां और अन्य एंटी कंगल वस्तुओं को थोड़ी मात्रा में संग्रहित करें। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। एथेन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, एथीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भंडारण के लिए आर्द्रता कितना प्रतिशत आदर्श माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 8%। भंडारण के लिए आदर्श आर्द्रता 8% माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं। जेम कहते हैं, मार्मलेट कहते हैं, धूमिल जेली कहते हैं, सिनरपी जेली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्मलेट कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, दो या दो से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? मिश्रित खेती, अंतः फसली खेती, पैरा क्रॉपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मिश्रित खेती कहलाता है। दो या दो से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता मिश्रित खेती कहलाती है। और मिश्रित खेती में मुख्य फसल के साथ एक उप फसल का उत्पादन तथा पशुपालन एक साथ किया जाता है और इस तरह की खेती से किसानों को लगभग वर्ष भर कुछ आय प्राप्त होती रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है इनमें से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आलू की 1 हेक्टेयर फसल बोने के लिए 25 से 30 कुंटल कंद प्राप्त होते हैं और कंदों के प्रति हेक्टेयर मात्रा कंद के आकार, पंक्तियों, पौधे से पौधे की दूरी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं क्या कहलाती है? आस कहलाती है, अमन या अगहनी, बोरो, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निकास बिंदु के बीच की एक लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अचल निर्वहन शीर्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है यहाँ पर, निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? तो इनमें से ट्रैप फसल कौन सी है दोस्तों? तो 17 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिंडी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। मुख्य फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी उगाना, भिंडी ट्रैप फसल है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, होलब्रुक वर्किंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से 1933 में होलब्रुक वर्किंग द्वारा विकसित और वर्णित किया गया था और इसे 1939 में निकोलस कल्डोर द्वारा विस्तारित किया गया था और इन्होंने सुविधा उपज की धारणा पेश की थी। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर, धान की फसल में लेह किया जाता है जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए धान की फसल में लेह किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, बेंजोइक अम्ल, इथेन, मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथिलीन। फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान करने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम इनमें से आपको बताना है। तो 21 का आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। टमाटर के केचप में सोडियम बेंजोएट 0.06% का प्रयोग करके इसका संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थीरम इसका राइट आंसर बनेगा। बीज शोधन के लिए बात करें तो थीरम, एग्रोसान, कैप्टान, सेरेसान, एग्लाल, एरिटीन रसायनों का प्रयोग करते हैं और फसलों पर छिड़काव के लिए 2,4-D, मालाथियन, आइसोप्रोटूरान रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं है, नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है, किसान उत्पादित बीज का उपयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकते, बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना बनी रहती है, बीज का दाम अधिक है, किसानों को बीज पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बीज का दाम अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ईंधन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो आवश्यक है, इनमें से आपको बताना है ईंधन का अधिक, ऑक्सीजन का अधिक, ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का अधिक। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो ऑक्सीजन का अधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके अगले जुड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलियोप्टेरा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 26, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाल में स्थित है दोस्तों। गेहूं का जीन बैंक करनाल हरियाणा में स्थित है और मक्का का जीन बैंक नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिटकेल है एक, इनमें से आपको बताना है अंतरा प्रजाति संस्करण है, अंतर प्रजाति संस्करण है, अंतरा जेनेरिक संस्करण है, अंतर जेनेरिक संस्करण है। तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर जेनेरिक संस्करण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना जोहानसन द्वारा दी गई है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। और पौधों में आनुवांशिकता का सिद्धांत की बात करें तो लुई डी विल्मोरिन ने 1856 ईस्वी में दिया था। पौधों में आनुवांशिकता का सिद्धांत लुई डी विल्मोरिन ने 1856 में दिया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए। तो म्यूटेशन रिसर्च नामक पुस्तक गुलर द्वारा लिखी गई थी और जोसेफ गुलर एक अमेरिकी अनुवांशिकविद, शिक्षक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। गुणसूत्र में, जर्म कोशिका में, सोमेटिक कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समसूत्री विभाजन सोमेटिक कोशिका में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्तों। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 95%। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। गुणसूत्र डीएनए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन के बने होते हैं और गुणसूत्र में आरएनए और लिपिड भी होते हैं। गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का 95% हिस्टोन प्रोटीन होता है। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया, तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द दिया है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को WM जोहानसन ने सन 1903 में प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और समूह वंशावली विधि हारिंगटन 1937 में प्रतिपादित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, प्रेरित उत्परिवर्तनों का सफल फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। तो प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। संकर ओज प्रजनन कहलाता है, मॉलिक्यूलर प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, बहुगुणिता प्रजनन। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तकाली हैं इनमें से। 34 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे पौधे जिनके पुष्पन एवं फलन की क्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे निष्प्रभावी दीप्तकालीन कहते हैं। और कपास, सूरजमुखी, टमाटर, सोयाबीन, मक्का इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस का संबंध इनमें से किससे है। केवल श्वसन से है, केवल प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल श्वसन से।
श्वसन क्रिया ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु क्रमबद्ध रूप से विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न करता है। यह संपूर्ण श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य से संपन्न होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मटियार दोमट मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमाजिन। सिमाजिन एक प्रमुख शाकनाशी रसायन है जो मृदा में सबसे अधिक समय तक समायोजित रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.5। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। यदि भूमि का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है और पीएच 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है दोस्तों। और भूमि में 6.5 पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खली नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में काम करती है? सरसों की खली, वेनोला की खली, तिल की खली, नीम की खली। तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नीम की खली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीम की खली नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में कार्य करती है। सरसों की खली पौधों की जड़ों में डालने से फंगस नहीं लगते और पौधे स्वस्थ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरी कारक इनमें से नहीं है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोबियम। राइजोबियम जैव उर्वरकों एवं असहजीवी नाइट्रोजन का स्थिरी कारक नहीं है। एजोला बैक्टर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है दोस्तों? तो भूक्षरण ज़्यादातर वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। तीव्र वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी परत का अधिक क्षरण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधिता दर्शाता है? मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, जिंक। तो 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। फास्फोरस बृहत पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। यह पौधों में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधिता को दर्शाता है और इसकी कमी से पत्तियों में किनारे पर बैंगनी रंग दिखने लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा की बात करें तो 24% पाई जाती है तथा नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 20.6% होती है। यह अमोनिया युक्त उर्वरक का एक उदाहरण है। यह धान, चाय, मूंगफली और गन्ना की फसलों में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नीलहरित शैवाल जिसे बीजीए कहते हैं और एक प्रकार की साइनोबैक्टीरिया है जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता रखती है। ये मृदा से लगभग 20 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्थिरीकरण करती है। और एजोला की बात करें तो एजोला 40 से 60 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, एजोला है एक, इनमें से आपको बताना है फर्न है, सूक्ष्मजीवी है, शैवाल है, कवक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजोला एक तैरने वाला जलीय फर्न है जो नीलहरित शैवाल के सहसंबंध में पत्तियों की सतह के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। नीलहरित शैवाल एवं एजोला के पारस्परिक सहजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है, इस कारण आपको बताना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है और इस क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन में सूक्ष्म मृदा 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षीय फसल नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन फसल भूमि संरक्षीय फसल इनमें से नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। मक्का भूमि संरक्षीय फसल नहीं है। मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है और इसकी खेती के लिए ऐसी भूमि उपयुक्त होती है जहां पानी का निकास अच्छा होता है। मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें मक्का, सरसों, अरहर, और मृदा कटाव को रोकने वाली फसलों की बात करें तो मूंग है, लोबिया, गेहूं, जौ है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंध युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है। तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा के जल के संचयन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा हरे उर्वरक की फसल है। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हरे उर्वरक की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन हेम। पटसन का हरे उर्वरक की फसल कहते हैं। और हरे उर्वरक की फसलों की बात करें तो ढैंचा है, मटर, चना, बरसीम, पटसन, सैंजी, अरहर और अन्य दलहनी फसलों राजमा को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सनहेम या पटसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण इनमें से आपको बताना है। तो 51 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण। स्थानीय स्तर पर एक विस्तार कार्यक्रम के नियोजन का प्रथम चरण वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण करना है और इसके उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52, ट्राइसेम के द्वारा ग्रामीण युवकों को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आयु सीमा इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 और 35 वर्ष की आयु के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ट्राइसेम को वर्ष 1979 में शुरू किया गया था और इसमें तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आयु सीमा 18 और 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है। तो प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता किस पर आधारित है। तो 53 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, टी और वी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। टी और वी कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पर टी और वी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसार के प्रशासन के बीच में समन्वय लाना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए, कर्मचारी के, नेता की, सरकार की, जनता की। तो 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जनता की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, कृषि नीति संकल्पना 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश को विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज 2 गुनी होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश को विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज 3 गुनी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है नीति समर्थन उत्पादन रणनीतियों बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। तो यहाँ पर थर्ड का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में पहला ऑप्शन है कुल वस्तुगत निर्यात में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर वर्ष 21-22 में थी 17.2%। कुल वस्तुगत निर्यात में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर वर्ष 22-23 में 14.3% है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो 57 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, भारत में सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन
उत्पादक राज्य इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। और भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में समुद्री मत्स्य उत्पादन का हिस्सा 25.4% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है केवल कृषि में, केवल उद्योगों में, केवल हस्तकलाएं, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर है, कृषि विपणन व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा दोष है यहाँ पर? मध्यस्थों की बड़ी संख्या, कृषि विपणन हेतु वित्त का अभाव, बहुत अधिक शुल्क एवं प्रसार, उपयुक्त सभी। तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन से इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान इनमें से कहाँ है? पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो 61 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, प्रजनन पद्धति जो कि स्टड कुत्तों में अच्छी तरह प्रयोग की जाती है, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइन ब्रीडिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी कितनी है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 536.78 मिलियन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 64, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे अच्छे माने जाते हैं? तो यहाँ पर 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। व्हाइट लेगहॉर्न जाति की मुर्गी के अंडे सबसे अच्छे माने जाते हैं और असील नस्ल के मुर्गे लड़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं और असील और बसरा मुर्गी की देसी नस्लें हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुर्गियों में स्वेलेन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 68, कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग, यहाँ पर आपको फिल करना है, पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 68 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज डाटा इन्फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। एनएलपी प्रत्याशित है। एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है और इस तकनीक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने, हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो यहाँ पर 70 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिग डाटा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? इनमें से
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड साइनन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्लाउड साइनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिकल और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72। SSD का क्या अर्थ है, इनमें से आपको बताना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्मॉल स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो 72 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 73। MOEMS का पूर्ण रूप है इनमें से, तो फुल फॉर्म ऑफ MOEMS का यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा। डेटा इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। व्यू, मेलिंग्स और होम एक मान्य मेनू है और डेटा जो है यहाँ पर नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटो फिल, इंस्टेंट फिल, फिलर, फिलअप। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो फिल कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 76। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियल इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यू, विंडो और स्प्लिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो 78 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरैक्ट नहीं करता है। यह एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है और उन्हें बैचों में समूहित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 80 क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको बताना है। तो 80 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल है, आप लोग इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर आपको बताना है इनमें से। तो 82 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं। क्वेश्चन नंबर 84। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कमलापत त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में पीएससी विद्रोह मई 1973 में हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है दोस्तों। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है और इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी और यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहारिया जनजात नहीं पाई जाती है। सहारिया जनजात ललितपुर जिले में पाई जाती है। सहारिया जनजात ललितपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों। और वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। तो 88 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो 89 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्नियर। वर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है और वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल गजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? में से पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। और उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है और अयोध्या और जेवर नोएडा में निर्माणाधीन है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र इनमें से नहीं है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूपीएसआई
डीसी का मुख्यालय है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है और मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापन सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर 97 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना है, चंद्रप्रभा परियोजना है, माता टीला परियोजना है, बेतवा नहर परियोजना है। तो यहाँ पर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण बांध है और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारतवर्ष में 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। और वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100, यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल इनमें से कौन सी है? तो यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वानस्पतिक तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है और क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 12 के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। और इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर प्रैक्टिस सेट AGTA 2024 के लिए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।